नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि पूरे दम खम के साथ आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट शो दो टूक हम लेकर आते हैं। और हम आपको याद भी दिलाते हैं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। पिछले कई दिनों से बिहार पर ही लगातार चर्चा हो रही है, जो बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और कोई भी विधानसभा चुनाव, वो भी बिहार जैसी विधानसभा, बिहार जैसा राज्य, वहां के विधानसभा चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि दो टूक में लगातार बिहार पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाहें बिहार के चुनाव पर लगी है। हर चुनाव का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, मुझे नहीं मालूम मैं इंपॉर्टेंट कह तो रहा हूं, लेकिन आप उसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, जनता के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, मुझे नहीं मालूम। इसका फैसला आप करिए। लेकिन हर चुनाव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो घोषणा पत्र होते हैं। घोषणा पत्र, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है, अपना ब्लूप्रिंट देश के सामने, जनता के सामने रखती है कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये एक प्रक्रिया है जो हर बार होती है। पिछले कई सालों से इस प्रक्रिया को लेकर के बड़े सारे सवाल उठने लगे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ था कि इन घोषणा पत्रों से जनता का विश्वास उठने लगा था, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है कि भाई चुनाव के लिए कुछ भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। जो देना है, जनता भी इस तरह की उम्मीद करने लगी, जो देना है पहले दे दो। इसलिए देश में यह भी चलन शुरू हुआ। कई राज्यों में हमने देखा, चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले वोटर्स को महंगे महंगे तोहफे दिए जाने लगे। दक्षिण के कई राज्यों में तो कहीं मंगलसूत्र, कहीं टीवी, कहीं फ्रिज, कहीं वॉशिंग मशीन, और उसके बाद कैश का भी चलन शुरू हो गया, क्योंकि जनता को लगता है कि भाई वादे जो किए जा रहे हैं वो पूरे हो ना हो, इसलिए हमारा वोट चाहिए, तो अभी हमसे नक्की करो और जो है लेन देन साफ करो। ये बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है जो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा डेंजर, बड़े खतरे खड़े करती है। चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए सुप्रीम कोर्ट की पहल पर, कि भाई ये फ्रीबीज और ये सब चीजें जो हैं, क्योंकि मामला फ्रीबीज का भी आ गया, इस तरह के उपहार का भी आ गया, कहीं कहीं चीजों पर बंदिश लगी। और दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, राजनीतिक दल, उन्होंने अपने घोषणा पत्रों का जो है टाइटल चेंज कर दिया। टाइटल, उनको लगा घोषणा पत्र कहेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, तो घोषणा पत्र हटाकर उसको नए नए नाम दिए जाने लगे। अब बिहार की बात कर लें। बिहार में जो है आज एनडीए का संकल्प पत्र जारी हुआ, घोषणा पत्र नहीं, उन्होंने संकल्प पत्र कहा। और दूसरी तरफ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है वो महागठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, उनका भी घोषणा पत्र आया। वहां पर उसको नाम दे दिया गया तेजस्वी प्रण, की तेजस्वी ने प्रण किया है, वो पूरा होगा। लेकिन अब जब बिहार की बात हो रही है तो अब ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ के जो घोषणा पत्र हैं, जो चुनाव के बाद का एक रोड मैप है, वो अब बिहार और देश के सामने है। अब दो टूक में आज हम इन पर चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर क्यों ना दोनों घोषणा पत्रों को लेकर एक खुली डिबेट की जाए, जनता को उन घोषणा पत्रों से क्या मिल रहा है, और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि इन घोषणा पत्रों में दरअसल जो वायदे किए गए हैं, वो वादे पूरे करने की स्थिति में राज्य और राज्य की जो नई सरकार जो आएगी वो उस स्थिति में है भी कि नहीं है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और मेरा आज का शीर्षक जो है वो आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का शीर्षक, चली चुनावी बयार, वायदों की बौछार। जी हां, चुनावी बयार चली है और वायदों की बौछार लगी है। अब वादे जो है, एक तरफ संकल्प पत्र में है, ये बीजेपी का संकल्प पत्र, गठबंधन के सभी पार्टियां थी, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। दूसरी तरफ ये तेजस्वी का प्रण है, जो घोषणा पत्र तेजस्वी का प्रण है, और इसको लेकर बड़ी चर्चा ये हुई थी कि इसमें ये देखिए छोटी छोटी तस्वीर, आप समझ भी नहीं पाएंगे। राहुल गांधी को इतना पीछे धकेल दिया गया था, इतना छोटा सा, और राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, इन सबको इतने छोटे छोटे गोलों में समेट दिया गया था। और चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के लिए बिहार से जो है केंद्र से
अशोक गहलोत और जो है कुछ ऐसे नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी ज्यादा बड़ी पहचान नहीं है, यानी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ना राहुल गांधी थे, ना प्रियंका गांधी वाड्रा थे, ये सब चर्चा चली थी। लेकिन बहरहाल इन चर्चाओं के बीच जो है वादों का पिटारा जो है खुल चुका और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चली चुनावी बयार, वादों की बौछार, लेकिन किसके वादों में कितना है दम, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, खबरदार में समझ लीजिए इस खबर की धार को भी, इस खबर की रफ्तार को भी और इस खबर के विस्तार को भी समझिए। खबरदार में आपको एक एक बिंदु समझाता हूं। बिहार में दोनों प्रमुख गठबंधनों ने अपने वायदों का पिटारा जनता के सामने रख दिया। अब जनता के सामने बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन क्या वादे कर रहा है। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। महागठबंधन अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुका है। महागठबंधन का घोषणा पत्र पहले आ चुका है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मंच पर जेपी नड्डा थे, नीतीश कुमार सहित एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद थे। पूरे एनडीए घटक के सभी शीर्ष नेता वहां मौजूद थे। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने नौकरियों और रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए हैं। ऐसा लगता है कि नौकरियों की जो है बरसात हो रही है दोनों घोषणा पत्रों में। एनडीए के घोषणा पत्र में औद्योगिक पार्क, एमएसएमई पार्क और डिफेंस कॉरिडोर बनाने के वादे हैं। ये एनडीए ने अपना संकल्प जताया। महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक सहायता राशि है। 2 लाख की सहायता राशि जो है ये कहा 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है एनडीए के घोषणा पत्र में। तो वहीं 1 करोड़ से भी अधिक रोजगार का वादा है। अब यहां रोजगार कह रहे हैं, नौकरियां और रोजगार, जबकि जो तेजस्वी प्रण था वहां पर हर घर को सरकारी नौकरी की बात कही। टूरिज्म और कल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए बिहार के लिए एनडीए आर्थिक समृद्धि के दरवाजे खोल रही है, ऐसा इस संकल्प पत्र में कहा गया, जिसमें सीतापुर और एक्सीलेंस सेंटर खोलने की भी बात कही जा रही है कि ये एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र को महज कुछ सेकंड में ही निपटा दिया। विपक्ष कह रहा है कि भाई इतनी जल्दी निपटा दिया और इस पर कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, सबको अपने अपने घर जाने की जल्दी थी, ऐसा लगता है। जबकि महागठबंधन 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है, लेकिन इसके साझा घोषणा पत्र होने पर सवाल उठे थे कि भाई ये साझा घोषणा पत्र है कि सिर्फ तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे और तेजस्वी यादव ने इसे तेजस्वी प्रण बताया। राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, राहुल गांधी की तस्वीर भी वहां नहीं थी। तेजस्वी यादव के तेजस्वी प्रण पत्र में जो वादे हैं वो बिहार के वर्तमान बजट से 4 गुना का ज्यादा खर्च है। अब उन्होंने जो वादे किए उसमें बजट से 4 गुना ज्यादा खर्च है। वर्तमान में बिहार सरकार का जो बजट है 3,17,000 करोड़ है, 3,17,000 करोड़, जबकि महागठबंधन के घोषणा पत्र में बजट का खर्च 12,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 12,50,000 करोड़, सिर्फ नौकरी पर 9 लाख करोड़, जबकि बजट 3,17,000 करोड़ का है। तो ये सवाल उठा कि तेजस्वी ऐसा क्या करेंगे कि 20 महीने में राज्य की अर्थव्यवस्था 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। 20 महीने में ऐसा वो क्या जादू की छड़ी लाएंगे, सवाल उठे। पर तेजस्वी का कहना है कि 20 साल राज करने के बाद एनडीए को घोषणा पत्र नहीं, सॉरी पत्र लाना चाहिए। तो दोनों तरफ से वादे हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे की खिंचाई भी चल रही है। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए एनडीए के घोषणा पत्र पर क्या कुछ कहा जा रहा है। बीजेपी ने ये घोषणा पत्र जारी किया तो क्या कहा, और दूसरी तरफ ये भी सुनवाता हूं कि महागठबंधन के घोषणा पत्र पर क्या कुछ कहा जा रहा है, और आज जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में, ये भी सुनिए। इसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र बिहार की जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री की पूर्वोदय योजना के तहत यहाँ की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की शासन सेवा चली आ रही है। आने वाले 5 साल तक इसको कैसे और एक नई ऊंचाई तक ले आ जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा प्रैक्टिकल विजन डॉक्यूमेंट है विद अ कंप्लीट रोड मैप जो आने वाले दिनों में मेरे बिहार को विकसित राज्य बनाएगा। एक बार पूछ के बता दीजिए तेजस्वी जी से, जब वो कहते हैं कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, प्रभु कैलकुलेट तो कीजिए, कैसे दीजिएगा आप? हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है और आज भी बेहद खुशी की बात है
कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। होता है कि हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं पब्लिक से, अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, कामयाब करेंगे, हम ये तमाम जो है जो वादे आपसे करें वो निभाएंगे। ये गर्व होता है, पूरी उत्साह होता है पूरी पार्टी के अंदर, क्या मैनिफेस्टो आ रहा है वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं। जब तक उजाला और अंधेरा का अंतर नहीं करोगे, जब तक अच्छी सरकार और बुरी सरकार का अंतर नहीं करोगे, जब तक अंधकार युग और विकास युक्त युग इसके अंतर नहीं करोगे, तब तक बिहार का विकास होना असंभव है। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। तो चलिए, ये आपको तमाम बयान सुना और इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं दो टूक में डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ मयंक मौली जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मयंक मौली जी। मेरे साथ ज्ञान रंजन जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन जी। मेरे साथ किशोर कुणाल जी जुड़े हैं जेडीयू से, और मेरे साथ निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और जैसे घोषणा पत्र और संकल्प पत्र कई आ रहे हैं, तो एक संकल्प जो है वो निखिल जैन भी लेकर पटना में डेरा डाले हुए हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन को सत्ता में लाना है। पटना में उन्होंने डेरा डाल रखा है। देखते हैं उनके संकल्प पत्र का क्या होता है, जनता क्या उस पर निर्देश देती है, फैसला देती है। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मैं आज किशोर कुणाल, ज्ञान रंजन जी और मयंक मौली जी को आमने सामने लाएं। 1.5 मिनट में आप दोनों को दूंगा, अपनी अपनी बात रखें, और उसके बाद जो है मैं आज की डिबेट को ओपन करूंगा। तो पहला सवाल मेरा जो है मयंक मौली जी से है। मयंक जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई सॉरी पत्र लाना चाहिए, आप घोषणा पत्र लाए हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो पहले वादे किए थे उनको तो पूरा कर लेते, वो तो पूरे किए नहीं, अब नया पिटारा खोल दिया, इसलिए कह रहे हैं घोषणा पत्र नहीं, आपको लाना चाहिए था सॉरी पत्र। आपका रिस्पॉन्स? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी सही करें, बट उन्होंने आदमी गलत चुना पूछने के लिए। वो हमारी साइड करें, सॉरी पत्र उन्हें लाना चाहिए, बिहार की जनता को कहिए जंगल राज का दौर दिखाने के लिए। और सॉरी पत्र इसलिए भी लाना चाहिए कि सीन ये है सर कि लैंड फॉर जॉब्स के जो उनका स्कैम है उसकी पुनरावृत्ति का उन्होंने बेसिकली तेजस्वी प्रपत्र निकाला है। वो और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जैसे पहली किस्त में कहिए जब वो निमुछिया हुआ करते थे आज से 20 वर्ष पहले, जब उनके पापा जी ने जब सो कॉल्ड लोगों को नौकरियां दी थी तो बदले में जमीनें लिखवा ली थी। और एक आंकड़ा मैं सर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल सर जो है वो 1.01 करोड़ वर्ग फुट है, जिसमें इस परिवार के पास लगभग 1,05,500 के आसपास वर्ग फुट जमीन इस परिवार ने महज 26 लाख रुपए में लिखवा ली थी गरीबों को, ग्रुप डी वालों को नौकरी देने के लिए। तो ये बेसिकली पुनरावृत्ति है, वो ब्रोशर है सर उनका, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ना वो रेट कार्ड है, वो बेसिकली ब्रोशर है कि हर परिवार से पकड़ पकड़ के नौकरियां देंगे, वो नौकरियां नहीं देंगे। एक नारा आजकल बड़ा उनका बुलंद चल रहा है कि तेजस्वी आई तो नौकरी दिलाई, तेजस्वी आई तो नौकरी ना दिलाई, तेजस्वी आई तो जमीन लिखाई। तो वो बेसिकली उसके अपने ब्रोशर उन्होंने पैम्फलेट अपना बांट रखा। और कितना दुखद है देखना कि कथित तौर पे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि बिहार में कहिए कि जिसका कि ऑक्सीजन लालू परिवार से आता है और वो विगत 35 वर्षों से वेंटिलेटर पे है यहाँ पे, और राजनीतिक बैसाखी के लिए सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद पे ही आश्रित है। आपके जो फीचर वीडियो में हमने देखा किस कदर गोले में ढकेल दिए गए राहुल गांधी जी, और चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना हो। तो तेजस्वी यादव जी की सर जो अभी कवायद है वो बेसिकली समझिए वो राजनीतिक रूप से औरंगजेब की राह पे चल पड़े हैं। अभी मयंक जी आपके 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआती 1.5 मिनट आपके कंप्लीट हुए तो मैं ज्ञान रंजन जी को मौका देना चाहता हूं। और ज्ञान रंजन जी, मैंने आज की डिबेट में आरजेडी को भी निमंत्रण दिया था, मैं चाहता था कि आरजेडी
घोषणा पत्र में, क्योंकि तेजस्वी तो बड़े चेहरे के साथ वहां पर है, राहुल जी का तो छोटा चेहरा है, तो पर बड़े चेहरे वाले तेजस्वी जी की जो आरजेडी है वो आज की डिबेट में, जब घोषणा पत्रों पर एक ओपन डिबेट थी तो उन्होंने जो है इसमें भाग लेना उचित नहीं समझा। तो इसीलिए सवाल आपसे होंगे, निखिल जैन जी से होंगे, तो आप महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए वो तमाम जवाब जो है वो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनके जवाब देंगे, गठबंधन धर्म निभाएंगे यहाँ भी। तो मेरा सवाल जो है वही है जो आज मयंक जी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है, और ऐसा लगता है कि ये नौकरियों का इतना बड़ा जो वादा किया है वो वादे के साथ लैंड फॉर जॉब जुड़ गया है, और आपके घोषणा पत्र को इस लैंड फॉर जॉब के नाम पर बार बार जो है क्वेश्चन किया जा रहा है। उस घोषणा पत्र में कितने पैसा खर्च होगा उसको लेकर बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है। जी बोलिए। तो देखिए, तो बिल्कुल हास्यास्पद है। होता है ना, जिसके घर शीशे के होते हैं उसको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 2020 के चुनाव में भी जब हमने बोला था कि हम नौकरी देंगे, तब इन्हीं के नेता जो अभी मुख्यमंत्री है और इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था पैसा कहाँ से आता ही, बाबूजी के घर से लथेन। लेकिन हम उस 17 महीने में आए और उस प्रण को, उस इंटेंशन के साथ हमने धरातल पे एक ऐसे इतिहास को रचा जो पूरी दुनिया में साक्षी है। और गांधी मैदान में हमने लगभग 4.5 लाख के करीब नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं, हमने बांटी। तो ये तो इन लोगों का मनसा है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो पहली बात तो खारिज कर दी कि कहाँ गए। एक कहावत है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एक निष्ठा होनी चाहिए, एक सच्चाई होनी चाहिए। अगर निष्ठा से कोई भी प्रण होता है उसे पूरा किया जाता है। और बिहार वासियों को इस बार समझ में आ गया है कि महागठबंधन इस बार बिहारियों के अधिकार दिलाने की बात कर रही है। बिहार में हमने जन्म लिया है तो बिहार को हम कर्म भूमि बनाएंगे। इसी मकसद से हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास योजनाएं भी हैं जो उसको हम इम्प्लीमेंट करके एक नया बिहार लिखेंगे। बिहार वैसा बिहार जो जिसकी ग्लोरी खो गई थी, उस बिहार को हम वापस लाएंगे। यहीं पे शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यहीं पे हम स्वास्थ्य सेवा की सुविधा भी अच्छे से लाएंगे। और इसीलिए आपने देखा हो कि हमारे प्रण में 25 लाख तक हेल्थ सर्विसेज की बात की है। इसलिए आपने देखा हो कि एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हर प्रमंडल में यानी कमीशन डिवीजन में हम एक नवोदय विद्यालय के तर्ज पे अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे। और यही नहीं, हम इस इंफॉर्मेशन युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को एक टैबलेट इंफॉर्मेशन सेट में फ्री देंगे ताकि वो एक गरीब का गरीब बच्चा भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। सिर्फ एक सच्ची निष्ठा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हुए, मैं आऊंगा कुछ और काउंटर क्वेश्चन के साथ आऊंगा। लेकिन मयंक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई एक, और ये बार बार तेजस्वी यादव भी बार बार कहते हैं कि भाई जब हमने नौकरी देने की बात कही थी, जब नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में आए तब हमने नौकरी दी, और वो नौकरी अब जो है नीतीश कुमार के सरकार के खाते में गिनी जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने वादा किया था, तो जब उस समय वादा पूरा किया तो अब क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल, ये तो बार बार कहते हैं। मैं अभी ज्ञान भाई की बात कर रहा हूं। देखिए, ज्ञान भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति और ज्ञानी पुरुष है। लेकिन उन्होंने कही प्रेरणा स्रोत जो ले रखा है वो 9वीं फेल तेजस्वी यादव को ले लिया है। अब एक बात बताइए कि बिना कैबिनेट अप्रूवल के, बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, मुख्यमंत्री जो कैबिनेट के मुखिया होते हैं, क्या तेजस्वी यादव जी नौकरियां बांट सकते थे क्या? उनके पास तो 5 विभाग थे, 5 विभागों में अभी भी 46,000 करोड़ रुपए का कहिए कि अभी तक हिसाब नहीं मिल पाया है। उन्होंने वो विगत 17 महीनों में क्या किया है? तो जिसको कहा जाता है ना कि चोर चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए, करना धरना कुछ नहीं। अब मुख्यमंत्री जी का ही क्रेडिट छीन रहे हैं जो कि सर्वे सर्वा होते हैं उस कैबिनेट के। अब रही बात जो कह रहे हैं नौकरियां दी, तो कहां से दे दी भैया नौकरियां जो है मुख्यमंत्री जी ने दी, पूरे कैबिनेट ने अप्रूवल किया। भले उसमें उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन हाँ, उस दौर में जो भी था वो मुख्यमंत्री जी के कंसेंट के बिना नहीं हुआ था। और अभी जो चल रहा है सर, अभी एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। आगामी 10 तारीख को यही तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब, IRCTC मामले में, लैंड फॉर जॉब तो अभी खुला भी नहीं है, 4 सेक्शन 420 और 467 के आरोपी बनाए गए हैं। इनके पिताजी स्थापित चारा चोर लालू प्रसाद यादव जी, जो कि अभी अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं घर पर बेल पर रिहा होकर, और उस वाले में भी प्राइम कॉन्स्पिरेटर धारा 120B में कहिए कि उनको भी कन्विक्ट किया गया, और मामले को अब कहिए सुनवाई शुरू होने वाली है। आज जेल जाएंगे, कल जाएंगे, पता नहीं। और रही बात राहुल गांधी जी की परिवार की, तो कहिए राजनीतिक, कहिए भारत के इतिहास में 2 ऐसे परिवार हैं जो कहिए कथित तौर पे सपरिवार बेल पर रिहा है। चाहे राहुल गांधी जी वाले मामले में देखिए, मम्मी जी हो, भैया जी हो, जीजा जी हो, और यहाँ तो मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, भैया जी, जीजा जी सारे के सारे बेल पर रिहा हैं। और 4 राज्यों में केस चल रहे हैं इनके ऊपर, 1-2 राज्य नहीं है लालू परिवार के ऊपर, 4 राज्यों में केस चल रहे हैं। तो आप लेकिन मयंक जी मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि नौकरियां नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री हो, तो ठीक बात है, सरकार तो वहां, 1 मिनट में आ रहा हूं, ये बात ठीक है।
लेकिन नौकरियां दी गई ना, उस सरकार में नौकरियां दी गई, तो उसी आधार पर ये कहते हैं अब भी हम दे सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ ज्ञान रंजन जी, आ रहा हूँ। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस बात को कहिए क्लियर किया है कि जब नौकरियों का जब दौर आया था तो वो उस समय अलग होने के पहले एनडीए सरकार में इम्प्लीमेंटेशन उसका ऑलरेडी हो चुका था। धरातल पर चीजें कहिए कि उस समय जिसको कहते हैं ना छाली काटना या फीता काटने के समय पर आ गए और उसके बाद से फिर बाहर हो गए। ऐसे क्या कारण हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अलग होना पड़ा? दो बार उन्होंने इन लोगों को मौका दिया, दोनों बार आकंठ भ्रष्टाचार और अकूट भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं और बिहार में कहिए श्री बाबू के बाद इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनको कहिए विकास पुरुष कहा जाता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी हैं, और अभी उनके ऊपर 20 वर्ष सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद भी ना तो कोई परिवारवाद का आरोप है, ना एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप है। इस परिवार को तो कहीं मैंने कहा जैसे कि परिवार का शायद ही कोई शख्स बचा हो जो कि बेल पर रिहा नहीं हो, जिसके ऊपर कि भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के हाथ में क्या बिहार जाएगा? एक क्रेडिबिलिटी उन सब पे डिस्कस करते हैं कि भाई बिहार किनके हाथों में जाना चाहिए, किनके हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्या आरोप है। हाँ, ज्ञान रंजन जी बोलिए, फिर मैं निखिल जी आपके पास। मैंने अपनी स्टार्टिंग लाइन में ये बोला था कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब बिहार में 2020 में एनडीए की सरकार बनी थी, जब नीतीश कुमार की एनडीए में, तब तक नौकरियां नहीं बटी थी। तो जो इनके सहपाठी थे, 4 टायर थे, जो चारों पार्टनर थे, वो सिर्फ क्या थे कि टैक्स पेयर पैसों की कंबल ओढ़ के मलाई खाने में और कमीशन खोरी में बिजी थे। लेकिन जब नीतीश जी हम लोग के साथ जब पार्टनर बदला, जो हमारे इंटेंशन थे बिहारियों को सर्व करने का, बिहारियों को मजबूत देने का और नौकरी देने का, वो हमने इंटेंशन क्लियर किया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं इस बात को नहीं, ठीक है, सुनिए और सेकंड सबसे बड़ी बात, ज्ञान रंजन जी एक मिनट, मैं सिर्फ रोक रहा हूं। मैं आपसे और निखिल जी दोनों से जवाब चाहता हूं। ये ठीक है, कहने के लिए बड़ा अच्छा ये फ्रेज है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन सर वे जो है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो वे है, ये पहाड़ नहीं तोड़ना दशरथ मांझी की तरह। दशरथ मांझी जी ने पहाड़ तोड़ा था और वो करा, ये यहाँ पर दशरथ मांझी जी की तरह पहाड़ नहीं तोड़ना कि आपकी विल से हो सकता है। यहाँ पर पैसा चाहिए, पैसा। नौकरी आप किसी को दे दें और उसको सैलरी ना दें, तो ये आरोप मयंक जी और उनकी पार्टी और जेडीयू भी लगाते हैं कि भाई ये लोग नौकरी देंगे तो जमीन ले लेंगे। उस पर अलग से आता हूं। लेकिन कुल मिलाकर 12.5 लाख करोड़ का बजट, ठीक है ना, ये मुझे समझाए कोई भी, क्योंकि अभी तक, ये मैं आप दोनों से पूछूंगा, क्योंकि अभी तक तेजस्वी बाबू के जितने इंटरव्यू हुए हैं, उतने इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया, उतने इंटरव्यू में उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया है। तो ये जवाब तो मिलना चाहिए बिहार के लोगों को कि आप 20 महीने के अंदर जो 3,17,000 करोड़ का बजट है, उसको 12 लाख करोड़ का बजट कैसे बनाएंगे? अशोक जी, जितने शांति से मैंने आपके सवाल को सुना, उतना उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे जवाब को उतनी ही शांति से सुनेंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था, इन लोगों ने हमें पे एलिगेशन लगाया था कि पैसा कहां से आता है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात बोला था और इंडिया के सारे नेता उनको कॉपी कैट करने लग गए थे। हम सत्ता में आए और पैसा लेके आए और पैसा बनाए और नौकरी भी दी और सबको सैलरी अभी भी मिल रही है। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि 20 महीने में हम आएंगे और कैबिनेट में संशोधन करके हम उसको जनरेट करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट पे काम किया है। अगर पिछले 17 महीने के कार्यकाल को आपने देखा होगा तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार में ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमने उसको किया। हमने स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया, हमने खेल कूद की प्रतियोगिता के लिए यहाँ पे एक ऐसे एकेडमी का किया है जहां से हमको रेवेन्यू जनरेट होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री कल्चरल एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम उस कल्चरल एक्टिविटी पे बहुत सारे काम कर रहे हैं जहां से हमें फंड रेज का प्रोविजन हम पे बढ़ता है और जिसकी बजट एलोकेशन हम खुद करते हैं और सरकार की तरफ से भी, और हमें ये जनरेशन होगा। चौथी सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कि फिर मैं कहूंगा कि बिहार इस बार बिहारी अधिकार की लड़ाई लड़े। अधिकार, अपना अधिकार के हम भाई, वो अच्छी बात है। बिहार के लोगों के, कहा था मुझे आपके सारे सवालों का जवाब देना, अभी एक सवाल बचा हो उसका भी जवाब देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप बोल रहे हो कि हमने ये प्रण क्या किया, आपको पता है? बिहार को बदलने का प्रण। हमारे पास इंटेंशन है, हमारे पास पॉलिसीज है और हमारे पास लीडर भी है जो इम्प्लीमेंट करते हैं। सुनिए सर, ज्ञान रंजन जी सुनिए ना, ज्ञान रंजन जी प्लीज सुनिए। ज्ञान रंजन जी, अब मैं निखिल जैन के भी पास जा रहा हूं, वो भी आप ही की
महागठबंधन की अरे तरफ से। आप- नहीं आप नहीं, जाइए, सुनिए ना, कोई सुनिए दिक्कत ना, मेरी नहीं है। बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुन आप रहा जो हूं कह मैं रहे हैं भाई। नीति है, पॉलिसी है, मैं यहाँ पर एक बात दर्शकों की जानकारी में भी डालना चाहता हूँ। मैं अभी आने से पहले कुछ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, और जानते हैं इस रिसर्च में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। उसमें यह आया कि दुनिया के कई देशों में, और खासकर यूरोपीय देशों में, दुनिया के जिनको हम विकसित देश कहते हैं ना, वहां चुनावी घोषणा पत्र में जो पॉलिटिकल पार्टियां वायदे करती है ना, उन वायदों के साथ उनको उसका फाइनेंशियल जो टर्म्स होते हैं ना, उसकी जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होती हैं, अपने घोषणा पत्र में देनी होती है कि आप अगर ये वादा कर रहे हैं कि आप ये करेंगे, तो वहां पर वो पॉलिटिकल पार्टियां वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में, मैं वो आपका उसका सवाल समझ गया। फाइनेंशियल, एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, उसका पूरा फाइनेंशियल लेखा जोखा देती हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल लेखा जोखा है, यहां से हम पैसा लाएंगे और इस मद से हम यहां पैसा खर्च करेंगे, ये हमारी कमाई के साधन है। अशोक जी, अब मैं आपकी बात एक समझ मिनट गया, सर, मेरी जवाब बात दे रहा पूरी हूं। नहीं हुई है, रुकिए प्लीज। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है ना, हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारे यहां तो फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी वादे कर दो, जो मर्जी घोषणाएं कर दो, क्या पता चलता है, क्या फर्क पड़ता है? बाद में 5 साल बाद देखा जाएगा, 5 साल बाद दूसरे वादे कर देंगे। हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई आप लोग जो वादे कर रहे हैं, उन वादों को लेकर आपके पास कोई, आपके पास रोड, आपके पास मैप है। मैं फिर से कह रहा हूं सर, ये बड़ा जरूरी है, इसलिए बार बार ये सवाल अगर पत्रकार पूछ रहे हैं तो इसका ये जवाब नहीं हो सकता कि भाई वेयर देयर इज ए विल देयर इज, हमारे पास नेता है, नीति है। भाई आपके पास नेता होगा, नीति, अगर नीति है तो बताइए ना। 3,17,000 करोड़ का बजट जो है वो 12,50,000 करोड़ का बजट कैसे होगा? नीति बताइए, बताइए। बता दे रहा हूं। बताइए। तो फिर सबसे पहला सवाल तो आपको केंद्र में बैठे मोदी सरकार से पूछना चाहिए, जब उन्होंने बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसका कहां है रोड मैप? क्या उन्होंने डिफाइन किया था? क्या आज से 11 साल तक उनकी सरकार हो गई, आज ने एक भी पत्रकार उनसे ये सवाल पूछा कि कहां है नीति? और इसीलिए वो जुमला साबित हुआ। लेकिन जब हमने कहा कि हम नौकरियां देंगे, तो 17 महीने में हमने नौकरियां दी। आप समझिए, हम वो तरीका भी करेंगे। और मैंने इसी आप ही के चैनल पे मैंने कहा कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है। जब हम सरकार में आएंगे तो रेवेन्यू जनरेशन का हमने 4 छोटा सा एग्जांपल दिया, और ऐसी कई साधने हैं जो हम यहां लगाएंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि हमने मोदी सरकार की तरह, जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है पीएम मित्रा, वो गुजरात नहीं जाएगी, वो बिहार में हम डेवलप करेंगे। एआई मॉडल, एआई स्ट्रक्चर हम यहां डेवलप करेंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हब यहां बनाएंगे, हम जो एजुकेशन हब है यहां बनाएंगे। तो हमने तो पहले बोला नहीं, आपको। सुनिए, एक मिनट, अब रुकिए, मुझे बाकी मेहमानों, सुनिए, अब मुझे ज्ञान रंजन जी, ज्ञान रंजन जी, बात तो सुन लीजिए। अरे आपको ज्ञान रंजन जी, 1 मिनट, मैं आप ही से बात कर रहा हूं अभी तो। पिछले 7-8 मिनट से मैं आप ही को सुन रहा हूं, लेकिन दूसरे मेहमान भी है ना। आप नहीं, 1 मिनट ज्ञान रंजन जी, प्लीज रुकिए ना, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है ना। मैं लगातार आपकी बात सुन रहा हूं। मैंने कहा सवाल पूछा, मैं वो बता रहा हूं। अरे सवाल तो मेरा बड़ा सिंपल सा है, उसका जवाब देने की बजाय आप सब जवाब दे रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला बताइए कि कैसे 3,17,000 और नौकरियां भी कितनी? 1 मिनट रुकिए, ज्ञान रंजन जी सुनिए, ज्ञान रंजन जी सुनिए, 1 मिनट सुनिए, प्लीज सुनिए, 1 मिनट। अरे ज्ञान रंजन जी सुनिए ना, आपने कहा मोदी सरकार ने 2 करोड़, ठीक है। पहली बात, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आप सारे इंटरव्यू उठा के देखिएगा, सबने सवाल पूछे, और वहां पर जो है बीजेपी बार बार जाओ, बीजेपी उसका जवाब मैं ले लेता हूं, लेकिन बीजेपी कहती है हम, और अभी भी आज भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, आज भी जो एनडीए का आया है, उसमें वो नौकरी और रोजगार दोनों चीजें कहते हैं। वो कहते हैं हम, 1 मिनट मेरी बात, सर आप इतना अधीर, सर आप इतना अधीर मत हुआ करिए प्लीज, इतना अधीर मत होइए। 1 घंटे का प्रोग्राम है, आपको बोलने का मौका दूंगा। अरे सुनिए तो सर, अरे 1 मिनट सुनिए ना सर। आप अभी, मैं जेडीयू के पास गया नहीं हूं, निखिल जी के पास गया नहीं, जो मेरे रेगुलर गेस्ट हैं। सुनिए तो सही, थोड़ा सुनेंगे भी। अरे आपका इतना लंबा सवाल होता है। है, अरे इतना लंबा चौड़ा आप, सर आपका टाइम निकाल के बता दूं आपको मैंने कितना समय दिया। मैं अभी अपने प्रोड्यूसर को बोलूं, नहीं दे रहे हो ना। अरे कितना समय टोक दे रहे हो यार, आप टोक दे रहे हो। मैंने आपको पूरा सुना, मैं आपकी बात पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, और फिर आपको ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलेगा, आपका टाइम खत्म हो गया, ये मैंने नहीं कहा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आपने जो कहा आप उसको जरा कायदे से सुनिए। आज भी मैं फिर से दोबारा अपना सवाल दो। अरे सवाल सुन लीजिए पहले, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए ना। सवाल तो सुनेंगे। What do you mean by कायदे से सुनिए? This is your language. अरे तो मतलब सवाल तो सुनेंगे आप सर। आप सवाल अच्छा से कीजिए सर, सवाल सुनेंगे आप? सवाल मैं दोहरा दूं, लेकिन शब्दों का चयन ठीक रखें। अरे शब्दों का चयन कुछ नहीं, आप एक बार मेरी बात सुनिए, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कह रहा हूं
कि जो फिर से मैं पूछ रहा हूं, और आपने कहा हमारे पास विल है, विल होगी, आपने कहा नेता है आपके पास, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं सीधी से दो बातें जानना चाह रहा हूं। देखिए 2 करोड़ वो छोड़ दिए बीजेपी, और उनसे पूछ लेते हैं अभी हम, आपने जो सवाल उठाया। मेरा आपसे सवाल क्या है, 3 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, ठीक है, और बाकी जो लोगों को संविदा पे जो उनको करने, करीब करीब ये सब नौकरियां जाके 4-4.5 करोड़, और पूरे देश भर में जो सरकारी नौकरियां 50 लाख हैं, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूं, जो बजट बात है, आप कह रहे हैं आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट आज हमारे प्रोग्राम में रखेंगे तो अच्छा लगेगा, बिहार के लोग सुनेंगे। बोलिए अशोक जी, प्लीज सुनिएगा। मैंने आपको 4 छोटे छोटे एग्जांपल देके बताया कि रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा। उसी तरह से हमने क्या बोला कि 20 महीने के अंदर हम इस संशोधन के तहत आपको बताएंगे कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन का फंड कहां से है और कैसे आएगा, और ये बहुत ही इजीली है। हम यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने जा रहे हैं। अभी स्क्रीन पे बोलने की जरूरत नहीं है, अभी क्या बोलने की जरूरत है कि हमने जो डिमांड जो घोषणा किए हैं वो उसमें हम इंटेंशन हमारे क्लियर है। हम अपनी चीजों को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए के मंत्रियों को उनके क्षेत्रों से खदेड़ा जा रहा है, खदेड़ के दौड़ाया के भगाया जा रहा है। और इसी चीज को देख के एनडीए सरकार डर गई। क्या आपने कभी देखा है कि 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का मैनिफेस्टो रिलीज होता है और नीतीश कुमार जी निकल जाते हैं? मैं आपको शर्त लगाता हूं, आप नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि उस मैनिफेस्टो में क्या था। ये एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था। क्यों नीतीश कुमार जी 26 सेकंड में ही चले गए? आप ये सोच सकते हैं कि कितना गंदा मैसेज है बिहार वासियों के लिए कि उनके पास जो योजना इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कितनी गंभीर बात है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, तो कितने और बिहार की जनता को सीरियस लेते हैं? लोगों को पता चल गया है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पीछे से सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और पूरे देश ने आज इस चीज को देख लिया और उस पर स्टाम्प लग गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग से चेहरा बनाए हुए हैं और उनका यही हाल होगा जैसे महाराष्ट्र में पिंडे जी का हुआ। ओके ज्ञान जी, मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए बिना रोक टोक के, ठीक है। उन 2 मिनट में से 1 मिनट आप ये बोले कि 26 सेकंड में भाग गए। मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा था, और मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा, मैं निखिल से भी सवाल पूछूंगा। आप कह रहे संशोधन के तहत 20 महीने में दिखा देंगे। अरे 20 महीने में आप दिखाएंगे ना। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, अब आप सुनिए, मैंने 2 मिनट आपको रोका नहीं, इतनी अधीरता ठीक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल बार बार पूछ रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आपके पास, मैं तो कह रहा हूं मैं बड़ा, सुनिए, मैं बड़ा मूर्ख। अरे रुकिए ना, अब ज्ञान जी नहीं, ऐसे नहीं होता ज्ञान जी, ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता, आप लगातार नहीं बोलेंगे। ये आपका और मेरा 1-to-1 इंटरव्यू नहीं है। सुनिए 1 मिनट, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैंने आपको 2 मिनट बिना रोके दे बोलने दिया, और मैंने आपको 2 मिनट दिया कि 2 मिनट में मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। 2 मिनट में से 1.5 मिनट आप ये बताते रहे ये घोषणा पत्र इसका है, ये नीतीश कुमार पीछे से चला रहे, बीजेपी का ये है वो है। मैं तो इस बातों में गया ही नहीं अभी, मैं इन बातों में गया ही नहीं अभी। मैं तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता था कि जब तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें राहुल गांधी की फोटो कहां थी? मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं ये भी पूछ सकता था राहुल गांधी के मंच पे नहीं थे, मैं ये भी पूछ सकता था राहुल गांधी कहां गए थे, लेकिन मैं इन सवालों में आज गया ही नहीं हूं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। बोला है अशोक जी, आपने अपने रिपोर्ट में सारी बातें बोली नहीं, है। मुझे एक ना हो गया। मैंने अब रुक जाइए, नहीं तो मुझे आपका माइक बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको और मेरा 1-to-1 हो रहा है। ये 1-to-1 नहीं है। यहाँ 4 गेस्ट बैठे हैं, मैं तो सिंपली यहाँ 4 गेस्ट बैठे हैं। मैंने आपने कहा मुझे बोलने का, मैंने 2 मिनट आपको एक ही सवाल पे बोलने का मौका दिया और मुझे उसी सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे उसी सवाल का जवाब नहीं मिला कि भैया पैसा कहां से आएगा। कोई तो आपके पास जादू की छड़ी है। आपने कहा 20 महीने में हम अपना संशोधन, अरे संशोधन करने से पैसा नहीं आ जाता। अगर संशोधन करने से पैसा आ जाता तो हर राज्य सरकार अपने स्टेट में अपना संशोधन कर दे, वादे कर दे, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल में पास करा दे। लेकिन मंत्रिमंडल में पास कराने से पैसे नहीं आते, उसके ऊपर जमीन पर आपके पास कुछ होना चाहिए। और बिहार में क्या स्थिति है सब जानते हैं, सब जानते हैं। 20 साल का भी हिसाब है, 15 साल का भी हिसाब है। लेकिन उसके बाद मैं आऊंगा, रुकिए अभी निखिल जैन। मयंक मौली जी बोलिए। सवाल यह है कि मयंक मौली जी, आपने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। 1 करोड़ में आ रहा हूं, माफ कीजिएगा, सुनिए, मैं निखिल जैन और उसके किशोर कुणाल जी आपके पास आ रहा हूं। मयंक जी, आप लोग भी तो कह रहे हैं, समय दीजिए। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बिल्कुल समय दूंगा आपको, बिल्कुल समय दूंगा एकदम। ये मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा। अभी ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ना कि ज्ञान रंजन जी और मेरे बीच 1-to-1 था, लेकिन ये 1-to-1 नहीं है। आप चारों मेहमान हैं, सम्मानित मेहमान है, सबके पास आऊंगा।
मयंक मौली जी, सवाल यह है कि आप लोगों का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर भी तो आप लोग 1 करोड़ नौकरियां रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 4 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि उनके 4 करोड़ जो उनके रोज नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी, उसके लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन आप जो 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे उसके लिए पैसा होगा। देखिए सर, उसमें अगर आप उसको विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के बाकी वो एमएसएमईज हैं उनको बाकी उन चीजों का विस्तार की बात की है। प्रत्येक जिले में कहिए कि एमएसएमई सेंटर्स होंगे और उसका विस्तृत जो है ये एक खाका खींच करके दिया है प्रॉपर। और मेरे पास ये जो बार बार कहते हैं ना 20 साल में क्या हुआ, ये रिपोर्ट पड़ी हुई है सामने, अगर आप सर समय दें तो मैं पढ़ के बता देता हूँ 20 साल पहले हमें क्या बिहार मिला था और 20 साल बाद आज बिहार किस स्थिति में खड़ा है। तो हाँ, तो उसमें अब जैसे ज्ञान भाई की बातें मैंने सुनी, ज्ञान भाई जो है गोलमोल बातों को घुमा रहे हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ अध्यादेश ला देने से या फिर जो भी वो करना चाहते हैं कि 20 महीने, मैंने तो तेजस्वी को बोलते सुना मैं 20 दिन में ला करके दे दूंगा नौकरियां। तो कोई जादू की छड़ी, हाँ 20 दिन में एक और तरीका है लाके दे देने का, जो लैंड फॉर जॉब में जितनी जमीनें खाई हैं उसको लिक्विडेट करा करके बांट दीजिए, सरकार को दान कर दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। और चाहे इनके नेता ने नेशनल हेराल्ड में जितनी कही है या डीएलएफ में जीजा जी ने जो कुछ भी घोलमाल किया था उसको लिक्विडेट करा दीजिए, चीजें अपने आप आ जाएंगी। और रही बात वायदों को पूरा करने की सर, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी फीचर में हमने अशोक गहलोत जी को देखा था। अशोक गहलोत जी जब आए थे सत्ता में तो उस दौर में, अभी पिछली सरकार में उनके लिए क्या कहा गया था, पहली कलम से सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वहां भी और छत्तीसगढ़ में कहा गया था। दोनों सरकारें आई और चली गई, वो कलम पता नहीं कहां भूल गई, उस कलम का इंक खत्म हो गया, या राहुल गांधी जी कहीं विदेश दौरे पे गए तो वो कलम ही उनकी भूल गई। क्या हाल है सर अभी हिमाचल में जब से सरकार आई है, वायदे तो बड़े बड़े करके आ गए, उसकी आर्थिक स्थिति ये हो रखी है कि कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, ये स्थिति बना रखें। तो ये और जैसे अब हम अपने देश की भी अगर बात करें तो अगर जैसे कहते हैं नौकरियों का सृजन नहीं है या रोजगार के साधन नहीं है, तो हम सर कैसे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन गए, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा। मैं यहाँ पर निखिल जी और साथ साथ किशोर कुणाल जी को ला रहा हूँ। किशोर कुणाल जी, बार बार जो एक बात जो बार बार क्या मतलब जो ज्ञान रंजन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये घोषणा पत्र ऐसा लगा बीजेपी का है और ये बीजेपी दरअसल नीतीश जी को पीछे से चला रही है। कहीं पर नीतीश जी ने वास्तव में जो है जो विजुअल्स हैं वो बहुत अजीब तरह के हैं कि कुछ देर खड़े रहे मंच पर, घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद नीतीश जी चले गए, फिर जो है नड्डा जी भी चले गए। अशोक जी नमस्कार। देखिए, ज्ञान रंजन साहब का ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीजों को गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। ये बताएं कि जब इनके गठबंधन का घोषणा पत्र आ रहा था तो राहुल गांधी जी कहाँ थे, लालू प्रसाद यादव जी कहाँ थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहाँ थे, ये लोग तो थे नहीं। और जब हम लोगों ने घोषित किया, और मैं तो बता रहा हूँ कि हमने एक मजबूर बिहार, जो बिहार है भूख और भ्रष्टाचार से मजबूर था, उसे 20 वर्षों में अपने कार्यों की बदौलत एक मजबूत बिहार बनाया। और आगे 5 साल में हम लोग एक मशहूर बिहार बनाने जा रहे हैं। जबरदस्त हमारे पास प्लान है। 14,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने एक्वायर किया है। उन जमीन पर फ्री में हम लोग इंडस्ट्री को देने जा रहे हैं और जिससे जॉब क्रिएट होगा। ये जो बार बार पूछ रहे थे कि 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार कहाँ से आएगा, तो उसका क्लियर कट रोड मैप है। और वो रोड मैप इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी में मेंशन्ड है कि हम लोग किस प्रकार से बड़े बड़े इंडस्ट्री को बिहार में इन्वाइट कर रहे हैं और उन्हें जॉब ओरिएंटेड, जॉब के स्पेसिफिक जॉब के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, ज्ञान साहब कर रहे थे सरकारी नौकरी की बात, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप अतीत का आकलन करेंगे तो 95 में भी जनता दल ने इसी प्रकार की घोषणा की थी कि हम लोग हर परिवार को एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, हर 300 परिवार पे एक हॉस्पिटल देंगे और 15 रुपया में धोती और साड़ी देंगे। ये अतीत में दर्ज है, इसको कभी भी वेरीफाई किया सकता है। ये इनकी पुरानी आदत है, कुछ भी बोलकर चुनाव जीत जाना। 2000 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो इनका नारा था कि हम अपनी लाश पे झारखंड का बंटवारा होने देंगे। जब बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू सभी झारखंड बनाने के पक्ष में थी, उसी वक्त लालू यादव जी ने एक नारा दिया कि हमारी लाश पे झारखंड का बंटवारा होगा। तो लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलना कांग्रेस और आरजेडी का एक पुराना शकल रहा है। और आप इस बात को इस अंदाजा से समझ सकते हैं कि ये कहते हैं हर परिवार में एक नौकरी देंगे। अब आप उम्मीद कीजिए किसी एक परिवार में 3 एलिजिबल पर्सन जो अपनी पढ़ाई के दम पे नौकरी पा सकते हैं,
तो क्या ये कैपिंग करेंगे कि एक परिवार से एक ही आदमी का नौकरी मिलेगा? और अगर एक ही आदमी का होगा तो क्या परिवार का हेड अथराइज करेगा कि मेरा बड़ा बेटा या बड़ी बेटी या छोटा बेटा या छोटी बेटी नौकरी करने के लिए एग्जाम दे सकती है और बाकी लोग एग्जाम नहीं दे किशोर सकते कुणाल जी, तो किशोर क्या कुणाल जी, इनके पास किशोर कुणाल जी सुनिए ना जी, ये जो नौकरी वाला पूरा सवाल आता है उस पर ज्ञान रंजन जी का बार बार तर्क एक ही है कि भाई ये करके दिखाया है। पहले जो है 4 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं, इस दम पर हम दावा कर रहे हैं कि भाई वो भले ही नीतीश जी की सरकार हो लेकिन वादा तो तेजस्वी यादव का था। देखिए ज्ञान रंजन साहब के पास इस मामले में ज्ञान की भारी कमी है। मैं बता दूं कि जिस टीचर की बात को लेकर भाई आप अपनी बात कीजिए ना, पर्सनल नाम कमेंट क्यों कर रहे हैं बार-बार? मैंने पर्सनल कमेंट किया क्या? नहीं, पहले बिहेव योरसेल्फ। अगर पर्सनल कमेंट कीजिएगा तो 200 पर्सनल कमेंट मैं कर दूंगा अभी, 200 पर्सनल कमेंट मैं कर दूंगा अभी जेडीयू के बारे में। इतना इंग्लिश कायदे और तरीके से लीजिए। अरे इंग्लिश आपको आती है, मैं आपके शिक्षा पे थोड़ी उंगली उठा रहा हूँ, आपके तरीके पे उंगली उठा रहा हूँ कि आप मेरे पर्सनल नाम पे कमेंट कर रहे हैं बार-बार। एक-एक करके चलिए, एक-एक करके हो गया, एक-एक करके। अभी मैं निखिल जी के पास गया भी नहीं हूँ। किशोर कुणाल जी अपनी बात पूरी कीजिए। छोड़ दिया, 2 बार 3 बार बोल रहे हैं। अशोक जी, मैं करेक्ट करता हूँ, विपक्ष के विद्वान प्रवक्ता को ये नहीं पता है कि टीचर्स की जब बहाली हुई थी तो उसमें इनके शिक्षा मंत्री कहाँ घूम रहे थे, 1.5 महीने तक क्यों नहीं कार्यालय आए, क्यों एसीएस आपको जवाब मिला कि ये फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? आपने जो मुझसे इतना चढ़ा था, आपने इनसे सेम सवाल पूछा, क्या इन्होंने जवाब दिया? शांति से रहिए ना, अब आप शांति से रहिए। शांति से मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ ना आपको। विपक्ष के विद्वान प्रवक्ता को पूछिए कि इन्होंने बताया मजबूरी पड़ी थी। सुनिए ज्ञान रंजन जी, ओके हो गया। ज्ञान रंजन जी सुनिए, ज्ञान रंजन जी सुनिए, 1 मिनट, ज्ञान रंजन जी सुनिए, 1 मिनट, ज्ञान रंजन जी 1 मिनट, ज्ञान रंजन जी सुनिए 1 मिनट, 1 मिनट ज्ञान रंजन जी 1 मिनट रुकिए। किशोर कुणाल जी रुकिए। ज्ञान रंजन जी मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव इस शब्द का इस्तेमाल करते कि हम इतने रोजगार क्रिएट करेंगे तो ये इतनी बड़ी डिबेट नहीं बनती। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं। 1 मिनट, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि रोजगार क्रिएट करने में और सरकारी नौकरी देने में, ये आपको मुझे बताने, आप मेरे से ज्यादा समझदार पढ़े लिखे होंगे, आपको सरकारी नौकरी और रोजगार का अंतर, वहां पर मैं उनका घोषणा पत्र और उनके घोषणा पत्र का बनाने वालों को सुनकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार। तेजस्वी यादव कह दे रोजगार तो फिर बहस का बदल जाएगी सिरा। बोलिए। तो मैं इसका यही तो जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने बड़े अच्छे सवाल पूछा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल पूछा रोजगार देने के लिए भी या नौकरी देने के लिए भी, क्या बीजेपी ने सही जवाब दिया? मैंने तो आपको 4 पॉलिसी बैठे बैठे गिनाए कम से कम। सर 4 पॉलिसी उन्होंने भी गिनाई। इन्होंने 1 करोड़ का फिर एक सर आप एक मिनट रुकिए सर, 4 पॉलिसी तो अभी मयंक जी ने भी गिनवाई, 4 पॉलिसी आपने भी गिनवाई, लेकिन फिर से सुनिए 4 पॉलिसी अभी उन्होंने कहा डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने कहा, सुनिए आपने क्या कहा, आपने कहा हम टूरिज्म से करेंगे, आपने कहा कि हम जो है फूड पार्क, आपने सबने अपनी अपनी 4 पॉलिसी गिनाई, ठीक है ना। अब मैं फिर से यही कह रहा हूं, 4 पॉलिसी आपकी या 4 पॉलिसी इनकी, इनसे रोजगार तो पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन पर्यटन और टूरिज्म बढ़ाने से और फिल्में वहां पर शूट करवाने से सरकारी नौकरी नहीं क्रिएट होती सर। अब मैं बता देता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। बताइए प्लीज बताइए। हाँ देखिए, मैंने फिर कहा सरकारी नौकरी ऑलरेडी 1 करोड़ के करीब खाली है बिहार में। आपको भी ये जानकारी हर सब लेके आप अगर नोट करेंगे तो। और सुनिए दूसरी सबसे बड़ी 1 करोड़ नौकरियां बिहार में खाली हैं, आप कह रहे हैं? अरे सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं सिर्फ रिपीट सुनना चाहता हूं। अच्छा, पिछली सरकारें जो थी, जब हमने ब्रेकअप दिया था तो लगभग बता दे रहा हूं। 1 मिनट ज्ञान रंजन जी, 1 मिनट सर, मैं आपकी बात रिपीट करके पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात रिपीट करके पूछ रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे। आप एक बार रिपीट कर दीजिए कि बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली हैं। अरे मैं भाग कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बोलिए। अरे बता, सुन तो लीजिए अशोक जी। अरे आपने बुलाया, मुझसे सवाल पूछे, मैं भाग रहा हूं, जवाब तो दे ही रहा हूं ना। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी नौकरियां 1 करोड़ की जो मैंने बात कर रहा हूं, और फिर सुन तो लीजिए, क्या 1 करोड़ की जो नौकरी देने की बात हो रही है, वो नौकरी हम क्रिएट करेंगे जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस लाएंगे। हम फिर पैसे की ज्ञान रंजन जी, अब मुझे निखिल जी के पास जाना है, अब मुझे निखिल जी के पास जाना है, क्योंकि आपने अभी कहा बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है। अभी आपने कहा बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, ये तो हमको पता ही नहीं था।
कि बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां पड़ी, ये हमको जानकारी नहीं थी। और अगर आपने जानकारी दी, सुनिए, अगर आपने जानकारी दी तो मैं तो इसको ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाना चाहता हूं कि बिहार में कांग्रेस का कहना है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। निखिल जी, आपने भी सुने, निखिल जी की बारी है। मैं पूरे प्रोग्राम में अभी तक निखिल जी को मौका। निखिल जी, बिहार में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो 1 करोड़ को 4 करोड़ बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या आप पटना में है, क्या बिहार में वास्तव में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली हैं? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मुझे काफी देर मौका मिला है। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। पहले कुछ कही गई बातों उन पे थोड़ा सा एक अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा। जी। अभी तक की जो हमारी डिबेट हुई है उसमें मैंने भाजपा के मित्र को सुना, मैंने कांग्रेस के मित्र को सुना। भाजपा के मित्र ने ये बताया कि फैलाना बेल पे है, फैलाने पे आरोप है, फैलाने विदेश में है, फैलाने यहाँ है, फैलाने वहां है। मैं ईमानदारी से एक बात बोलूंगा, जदयू के हमारे मित्र ने गिनाई कुछ पॉलिसीज कि ऐसे हम रोजगार देंगे, लेकिन भाजपा के मित्र तो बेल, आरोप, विदेश, इसी पे के रहे। कांग्रेस के मित्र ये बताते रहे किस तरीके से उनके महागठबंधन की सरकार में नौकरियां दी गई, किस तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। देखिए, मैं ईमानदारी से एक और बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है तेजस्वी जी ने जो ये टारगेट सेट करा है ये मुश्किल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई चुटकी बजाई और हो गया, ये बहुत मुश्किल टारगेट है। और मुश्किल टारगेट 1 करोड़ नौकरियां देने की बात जो भाजपा करती है वो भी है, क्योंकि बिहार में 2 करोड़ 76 लाख हाउस होल्ड्स हैं बिहार का सर्वे 2023 के हिसाब से। तो 2 करोड़ 76 लाख की बात अगर तेजस्वी करते हैं वो भी मुश्किल है, 1 करोड़ की बात भाजपा करती है वो भी मुश्किल है। फर्क इतना है, तेजस्वी ने एक ऐसा ही एक बड़ा सा दावा करा था 2020 में। बहुतों ने उन्हें कहा कि कहां से लाओगे, अपने घर से पैसा लाके नौकरी दोगे क्या? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र ने बताया, नौकरियां दी गई। अब आज भाजपा, वही भाजपा जो उस समय तेजस्वी के खिलाफ जाती थी कि कैसे इतनी नौकरियां दे दोगे, आज वो बोलते हैं नहीं नहीं, तेजस्वी ने नहीं दी थी, नीतीश जी ने दी थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नीतीश जी ने दी थी, मुख्यमंत्री तो वही थे। फर्क इतना है, जब नीतीश जी 18 साल भाजपा के साथ गठबंधन में रहे तो नहीं दे पाए, 2 साल महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के साथ रह लिए तो दे दिए। तो शायद बिहार को उस 2 साल की जगह और थोड़े साल चाहिए होंगे। और रही बात चुनावी वादों की, ये एक बात मैं तो जेन्युइनली मानता हूं, चुनावी जो घोषणा पत्र हैं, मैनिफेस्टोस को पार्टियों को ना एफिडेविट पे, हलफनामे पे देनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में हमने हलफनामा शब्द बहुत सुना है। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से छोटी सी एक बात कह दूं अशोक जी, 30 सेकंड और लूंगा केवल। जिस तरीके से 2020 के जो घोषणा पत्र था उसमें कहा गया कि 30 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे, भाजपा द्वारा कहा गया। उनकी सरकार आई, इतने साल रही, नहीं दे पाए 30 लाख। अब क्या करें, हम किसको जेल में डालें, क्योंकि हलफनामा नहीं था। अब कहा गया 20 लाख नौकरियों का सृजन होगा हर साल, नहीं हो पाया। आज की तारीख में भी लाखों पद खाली हैं बिहार सरकार में, उन पदों को भरा नहीं जा पा रहा, लेकिन कह रहे हैं हम करोड़ों रोजगार और दे देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और आखिरी इस पे मैं खत्म करना चाहूंगा, मेरे भाजपा के मित्र ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वो तो ना सिर्फ फीता काटने आ गए थे तेजस्वी जी जब नौकरियां बंट रही थी। ये अगर फीता काटने की बात ना करें तो अच्छा होगा। हमने देखा है किस तरीके से मोदी जी सारे फीते काटने सबसे पहले आते हैं। इनफैक्ट इवन जो अभी का भी आप घोषणा पत्र देखें, 2025 का बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए जो एनडीए ने निकाला है, उसमें सबसे आगे मोदी जी हैं। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। नेतृत्व में तो नीतीश जी के चुनाव लड़ा जा रहा है। कई सवाल उठते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं आए महागठबंधन का मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, उनकी फोटो इतनी छोटी क्यों है? अरे कांग्रेस ने तो बहुत पहले से कहा था कि जो पार्टी राज्य में बड़ी है उसकी अगुवाई में, उसकी लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने तो साफ तौर पर ऐलान करा है कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। यहाँ पर एक सवाल बनता है, एक तो ये तेजस्वी प्रण है, तो इसका मतलब तेजस्वी का, अगर तेजस्वी को, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जिस दिन से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है, राहुल गांधी ने अगर एक भी ट्वीट करके तेजस्वी यादव को बधाई दी हो कि भाई महागठबंधन के मुखिया आप चुनेंगे, उसके लिए बधाई, एक बात। दूसरी, राहुल गांधी जी ने अपनी एक भी सभा में अभी तक कभी तेजस्वी प्रण का जिक्र किया हो? वो छोड़ दीजिए, तेजस्वी जी ने उनको फोटो से गायब कर दिया था, घोषणा पत्र में भी वो डब्बे में इतने छोटे से कर दिए गए, और बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राहुल गांधी का तस्वीर ही नहीं लगा था। तो वो तो समझ में, चलो ठीक है, अभी तेजस्वी यादव बड़े आए, वहां पर आपने बड़ा मान लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी क्या कि एक बार भी तेजस्वी यादव को बधाई नहीं, एक बार भी उनको तेजस्वी प्रण का जिक्र नहीं किया? क्यों भाई? अशोक जी, यहाँ पर ना मैं आजकल रीलों पे एक जो टर्म यूज चलती है उसको यूज करना चाहूंगा, भाईचारा ऑन टॉप। मेरे सगे भाई का, मेरे करीबी मित्रों का जब बर्थडे होता है ना, तो मैं कभी भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता। और अगर कभी गलती से कर दूं तो सामने से जो गालियां पड़ती हैं कि हमारे मित्र हैं, उनको क्या फोन करके उठा के बोलेंगे कि बधाई है?
उस पे क्यों व्हाट्सएप पे डालना, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे डालना? सबने देखा था भाईचारा कितना अच्छा था राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव जी का। खड़गे जी से जब भाईचारा उन्होंने नहीं था क्या? वोटाधिकार यात्रा निकाली। अरे खड़गे जी से भाईचारा नहीं था क्या? अरे खड़गे जी को अरे खड़गे जी से भाईचारा नहीं है क्या? खड़गे जी को तो जन्मदिन की बधाई भी देते हैं ट्विटर पर, खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ट्वीट भी करते हैं, तो मतलब खड़गे जी से भाईचारा नहीं था। आजकल तेजस्वी जी से ज्यादा इलू उलू चल रहा है। पार्टी अध्यक्ष को खड़गे जी को सीताराम केसरी बना दिया क्या? नहीं, छोटा सा जवाब है। खड़गे जी 82 साल के हैं, पार्टी के बुजुर्ग हैं, सबके नेता हैं, सम्माननीय हैं। उनको भाईचारा बोलने की गलती मेरे ख्याल से राहुल जी भी नहीं करते होंगे। राहुल गांधी के लिए खड़गे जी सम्मानीय हैं, उनसे उम्र में छोटे हैं और हमने देखा है उनके भाईचारा ना करे। एक मिनट में आ रहा हूं मयंक जी, एक मिनट मयंक जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आला कमान का वो पार्ट मैं कह रहा हूं भाईचारा नहीं करे, पिताचारा कर ले। इतना भी उनको पराया ना करे कि उनके जन्मदिन पर, उनके अध्यक्ष बनने पर उनको ट्वीट कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव को इतना भी अपना प्रिय ना करना कि उनको भैया इतने प्रिय है कि उनको फोन उठाकर ही बोलेंगे, उनको ट्विटर पे उनके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा जो कर रहे हैं, घोषणा पत्र आए हैं, सबके घोषणा पत्र, जो बड़े बड़े दो गठबंधन उनके घोषणा पत्र आ गए, तो चुनावी बयार है और वादों की बौछार है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समय कम है, बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों की टिप्पणियां लूंगा, लेकिन मैं एक चीज जो है बिहार के संदर्भ में, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं। आज की तारीख में सरकारी नौकरियां कौन कितनी दे सकता है, जनता तय करे, सबके वादे जनता के पास है, लेकिन रोजगार जरूर क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन रोजगार क्रिएट करने के लिए एक बड़ा सवाल है कि भाई कौन ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ये आपको तय करना है कि दोनों तरफ दो गठबंधन है, एक नई पार्टी भी है, कौन जो है एक अच्छा बिहार बना सकती है, कौन जो है ऐसा माहौल दे सकती है जहां पे रोजगार जो है बन सकें, किनके वादों में रोजगार के ऊपर जोर है, ये सब आपको देखना चाहिए। छोटी सी जानकारी, फिर मैं छोटे छोटे बोलूंगा। आप जानते हैं बिहार में जब आजादी मिली थी, जब देश आजाद हुआ था, बिहार में 33 चीनें मिली थी, 33 चीनी मिले थी बिहार में, 33। देश में जितना चीनी का उत्पादन होता उसमें से 40% हिस्सा जो है वो बिहार से होता था। आज 4% रह गया। कितनी चीनी मिलें बंद हो गई? एक
चॉकलेट आती थी बिहार में, मुझे नहीं पता ज्ञान रंजन जी, मयंक मौली जी, किशोर कुणाल जी और निखिल जी आप लोगों ने सुना, लेकिन मैंने सुना था, मैंने खाया भी है सर। मोर्टिन नाम की एक चॉकलेट आती थी बिहार की, और वो बिहार में उसका उत्पादन होता था। और वो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग, पूरे देश के लोग में खाते थे, पूरे देश भर में, यहां तक कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती थी। उसका सालाना कारोबार 30 करोड़ रुपए का था उस चॉकलेट का उस समय। मैं कब की बात कर रहा हूं, 1980 और 90s की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रंगदारी की वजह से धीरे धीरे सब चीजें बंद हो गई। जो बिहार में रंगदारी हुई, वसूली हुई, सब बंद हो गई, और चीनी मिलें भी इसी तरह से बंद हो गई। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसे वादे जो हैं जिससे कि बिहार में एक्चुअल में जो है वहां पर धंधे लगेंगे, उद्योग लगेंगे, और उसके बाद रोजगार दे पाएंगे, तब तो बिहार के लोगों का भला होगा, वरना कुछ नहीं। बोलिए ज्ञान रंजन जी 30 सेकंड, उसके बाद किशोर जी और निखिल जी और मयंक मौली जी, बोलिए। देखिए, जिस आपकी चर्चा में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, हमने जो कहा वो करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार बिहार अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, बेसिक अधिकार के लिए। आपको शिक्षा पाने के लिए बच्चों को बाहर नहीं भेजना होगा, आपको नौकरी पाने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, आपको स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, आपकी छोटी छोटी चीजों के लिए बाहर नहीं जाना होगा। हम एक ऐसा बिहार बनाने जा रहे हैं जहां पे आपकी मौलिक अधिकारों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, और उसे पालन करने के लिए इंटेंशन भी है। ओके, किशोर कुणाल जी। अशोक जी, हम लोग एक मेक एंड ब्रेक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह चुनाव बिहार के अगले 50 साल के भविष्य को तय करेगा। हमने एक मजबूत बिहार दिया है, और यहाँ से बिहार के दौड़ने की बारी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या अन्य चीज हो, हर चीज में बिहार एक अच्छा करने जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जनादेश के माध्यम से हम एक मजबूत बिहार देंगे, जिसकी खनक, जिसकी महक, जिसकी पहुंच देश और दुनिया तक जाएगी। निखिल जैन आपसे और मयंक जॉली जी दोनों से मेरा सवाल एक ही है, बस संक्षेप में, कि भाई जनता को विश्वास दिलाना होगा। वादे तो हो गए, घोषणा पत्र तो आ गए, बड़े बड़े वादे हो गए, लेकिन अब विश्वास दिलाना होगा कि भैया हम इनमें से अगर, क्योंकि जनता को भी ये मालूम है, ये भी बता दूं मैं, जनता भी जानती है जो सारे वादे किए हैं वो सब पूरे नहीं होंगे, देश जानता है। लेकिन उसमें से कुछ भी आप वादे पूरे कर सके, उसके लिए जनता को अपने गठबंधनों पर विश्वास दिलाना होगा। कैसे दिलाएंगे निखिल जैन? सर उनसे सवाल है, निखिल जी से अभी फिर आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जी देखिए, वो कांग्रेस के मित्र पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से जब 20 महीने की महागठबंधन की सरकार थी, उसमें इतने रोजगार दिए गए, इतनी नौकरियां दी गई, जितनी शायद नीतीश जी के और भाजपा के 18 साल के गठबंधन में नहीं दे पाए। बिहार का युवा एक युवा नेता चाहता है, जो महागठबंधन ने आगे करा है तेजस्वी यादव के रूप में। लेकिन आज भी भाजपा के हमारे मित्र यही बोलते चले जा रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे किसी को नहीं पता। पूरी हो जाए, एक मिनट उनकी नहीं, एक सेकंड। घोषणा पत्र देख के तो लगता है शायद मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले। और आखिरी बात, जदयू के हमारे मित्र ने कहा कि हमने मजबूत बिहार बनाया। माफ कीजिएगा, पर आपने मजबूत नहीं, आपने मजबूर बिहार बनाया है। आपने बिहार को मजदूर फैक्ट्री बना दी है। यहाँ से सारे बिहारियों को 20 साल से पूरे देश में जाके रोजगार ढूंढना पड़ता है। मोर्टिन की वो चॉकलेट यहाँ पर बननी नहीं शुरू हुई, वो 33 चीनी मिले वापस नहीं आई, वो रोजगार नहीं वापस आए। इसका जवाब रुकिए सर, मयंक जी बोलिए। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी को एक दैविक वरदान प्राप्त है। उनको जितना आप कहिए क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, जनता उसका जवाब खुद ब खुद देती है। तो रही बात अब बिहार की बात, अगर हम करने को आ जाएं तो बिहार कहाँ था, जैसा आपने मॉर्टन बताया, अभी मॉर्टन पे कह रहे हैं कि बंद क्यों हुआ, चीनी मिले, आपके सवाल में ही उसका जवाब छुपा है। ये वही जंगल राज था जिस दौर में ये सारी चीजें बंद हुई। और अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, तो एक छोटा सा सवाल हमारे दोनों साथी से मुझे पूछना है, तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या किया है भाई कि पिछले 48 घंटे में 2 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला ये तेजस्वी यादव के समर्थक कर रहे हैं? ये कौन सा भाईचारा, जो अपने घर में भाईचारा नहीं निभा पा रहे हैं, अपने भाई बहनों की राजनीतिक हत्या कर रखी है उन्होंने, और खुद को औरंगजेब की तरह करिए, लालू जी को शाहजहां बना के कैद कर रखा है। तो और ये जो राजनीतिक औरंगजेब है, जो खुद 420 का कन्विक्शन झेल रहा है, इसके ऊपर बिहार की जनता क्या विश्वास करेगी? चलिए समय इतना ही है, अभी ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो बिहार चुनाव में वक्त है, और जब तक ये चुनाव चलेंगे बिहार पे चर्चा होगी, लगातार होगी, सवाल उठेंगे और फैसला बिहार की जनता ही करेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का आज 2 टूक में जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।